हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर कुछ प्रोविज़न्स अदर प्रोविज़न्स रहेंगे जो रिटर्न फाइल के रिगार्डिंग उससे रिलेटेड होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देरी करे आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अदर प्रोविज़न्स रिलेटेड विद फाइलिंग ऑफ रिटर्न। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा अदर प्रोविजंस रिलेटेड विद फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। फॉलोइंग आर द अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड विद फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। देखिए, कुछ 7 प्रोविजंस अदर प्रोविजंस हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटेंशन इन द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न्स, सेक्शन 39 सबसेक्शन 6 के अंदर आता है। पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन 39 सबसेक्शन 7 के अंदर आता है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स मैंडेटरी सेक्शन 39 सबसेक्शन 8 के अंदर आता है। इन केस ऑफ एरर और ओमिशन इन रिटर्न सेक्शन 39 सबसेक्शन 9 के अंदर आता है। नो परमिशन टू फाइल रिटर्न सेक्शन 39 सबसेक्शन 10 के अंदर आता है। पैनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू फेल्स टू फर्निश रिटर्न्स। और 7th है हमारा क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस देयर ऑफ सेक्शन जो है 41 के अंडर आता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, ये हमने सिर्फ आपको नेम बताए कुछ प्रोविजंस के। अब हम इसको ब्रीफ में डिटेल्स के अंदर कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज एक्सटेंशन इन द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न, यानी कि टाइम लिमिट को एक्सटेंड करवाना रिटर्न को फर्निश करने के लिए। द कमिश्नर में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 for such class of registered person as may be specified therein. Further, any extension of time limit by the Commissioner of State Tax or Union Territory Tax is also sufficient. यानी कि अगर आपको अपने रिटर्न भरने की जो डेट है उसको एक्सटेंड करवाना है तो जो कमिश्नर है वो कर सकता है, जब हम उसे, वो भी क्या है, अपने से वैलिड रीज़न मांगेगा और रिटर्न में मांगेगा उसको। अगर उसको फिर वो एक वैलिड रीज़न लगता है तो वो आपकी डेट एक्सटेंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखिए। पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन 39 सबसेक्शन 7। Every registered person who is required to furnish a return under section 39 subsection 1 or section 39 subsection 2 or section 39 subsection 3 or section 39 subsection 5 shall pay to the government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish return। यानी कि जो भी इसके अंडर जो भी, यानी कि जो भी सेक्शन दे रखे हैं इनके अंदर जो भी पर्सन्स को रिटर्न फाइल करना है, शैल पे टू द गवर्नमेंट द टैक्स ड्यू, जो भी ड्यू टैक्स रहता है उनका, एज पर सच रिटर्न नोट लेटर देन द लास्ट डेट, यानी लास्ट डेट के बाद नहीं होना चाहिए, ऑन विच ही इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश सच रिटर्न। ठीक है, यानी कि जो लास्ट डेट होती है उसके बाद नहीं होना चाहिए। तो पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन 39 सेक्शन 7 बोलता है पे टैक्स ड्यू एज पर रिटर्न नोट लेटर देन द लास्ट डेट फर्निशिंग सच रिटर्न। मान लो GSTR 1 है तो वो अपने को भरना है, उसकी लास्ट डेट होगी नेक्स्ट मंथ की 10th। ठीक है, तो उस जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले रिटर्न भर देनी है। ठीक है, आगे देखिए। Filing of return is mandatory. Section 39, subsection 8. Every registered person who is required to furnish a return under GST law shall furnish a return for every tax period, whether or not any supplies of goods or services or both have been made during such tax period. देखिए, आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है, भरना ही भरना पड़ेगा, चाहे जो टैक्स पीरियड है उसके बीच में सप्लाई हुई हो, मतलब यानी कि कुछ आया हो कुछ गया हो, यानी सप्लाई हुई है आपकी या नहीं हुई है,
आपने कुछ बेचा है या नहीं बेचा है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, बट आपको जो है रिटर्न है वो फाइल करना ही पड़ेगा। ठीक है, उस जो टैक्स पीरियड है, मान लो इस मंथ जो मंथ गया है नवंबर के अंदर मान लो कुछ भी नहीं बिका हमारा, ना कोई सर्विस और ना ही कोई गुड्स। ठीक है, तो हम कहें हमने तो कुछ बेचा ही नहीं जी, तो हम क्यों फाइल करें रिटर्न। लेकिन आपको फाइल करना पड़ेगा, चाहे आपने आउटवर्ड सप्लाई की है या नहीं की। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न फॉर रजिस्टर्ड पर्सन इवन नो सप्लाई रिक्वायर्ड टू फर्निश अ नील रिटर्न। ठीक है, तो उसको नील रिटर्न भरना पड़ेगा साथ में, चाहे सप्लाई नहीं की है। इन केस ऑफ एरर और ओमिशन रिटर्न, अगर आपने रिटर्न में एरर कर दी है या कुछ भूल गए हैं तो इन केस ऑफ एरर और ओमिशन रिटर्न आर डिस्कवर्ड, दीज कैन बी डील्ड इन फॉलोइंग वेज। तो फर्स्ट है रेक्टिफाई कर लो उन ओमिशंस को, जो भी आप भूल गए थे या फिर जो गलत कर दिया है उसको। तो इफ़ एनी रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर फर्निशिंग अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39(1), 39(2), 3, 4 और 5 discovers any omissions or incorrect particulars therein other than as a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax authorities, he shall rectify such omission or incorrect particulars in the return to be furnished for the month or quarter during such omission or incorrect particulars are noticed subject to payment of interest under CGST एक्ट। तो क्या करेगा, रेक्टिफाई कैसे करेगा उन ओमिशन को या इनकरेक्ट पार्टिकुलर्स को इन द रिटर्न टू बी फर्निश्ड फॉर द मंथ और क्वार्टर, जो भी है मतलब जिस मंथ के लिए या फिर जिस क्वार्टर के लिए आपने जो टैक्स फाइल कर रहे थे आप, उसके अंदर जो भी वो है वो रेक्टिफाई करवा लेगा CGST एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, आगे नो रेक्टिफिकेशन कब नहीं होएगी, जब आप सितंबर का जो है वो भर दोगे ना रिटर्न, तब आपकी कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होगी। और सेकंड क्वार्टर जो होगा उसका जब रिटर्न भर दोगे उसके बाद तक आपकी कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अगर उसके बाद आप मतलब कि अगर रेक्टिफिकेशन करवाते हो सितंबर के फाइनल रिटर्न, जो सितंबर के रिटर्न भरने के बाद और जो सेकंड क्वार्टर के रिटर्न भरने के बाद अगर आप रेक्टिफाई करवाते हो तो वो नहीं होगा। ठीक है, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होगा उसका। आगे है नो परमिशन टू फाइल रिटर्न। A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period if the return for any of the previous tax periods has not been furnished by him। यानी कि अगर प्रीवियस पीरियड में उसने रिटर्न नहीं भरी तो उससे आगे भी फर्निश नहीं करने दी जाएगी रिटर्न। ठीक है, परमिशन नहीं मिलेगी। इन केस रिटर्न फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड हैज़ नॉट बी फर्निश्ड, यानी हमने अगर पिछले मंथ की रिटर्न नहीं भरी है तो आगे भी उसको परमिशन नहीं मिलेगी रिटर्न भरने की। तो नॉट अलाउड टू फर्निश रिटर्न फॉर करंट टैक्स पीरियड, तो करंट टैक्स पीरियड के लिए भी वो जो है GST पे मतलब कि रिटर्न नहीं भरी जाएगी, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। आगे है पैनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू फेल्स टू फर्निश रिटर्न। पैनल प्रोविजंस relating to fails to furnish return, where a registered person fails to furnish a return, then following actions are provided to deal with situation। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने अपना जो फेल हो गया है वो रिटर्न भरने के लिए, तो क्या क्या सिचुएशंस उसको हैंडल करने के लिए डील करने के लिए प्रोवाइड की जाएगी। पैनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू फेल्स टू फर्निश रिटर्न, नोटिस टू रिटर्न्स डिफॉल्टर, यानी रिटर्न डिफॉल्टर जो भी यानी जिसने रिटर्न नहीं भरा है उसको सबसे पहले नोटिस आएगा। फिर लेवी ऑफ लेट फीस, फिर उसको जो लेट फीस भरनी पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने अपना टाइम पे रिटर्न नहीं भरी। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास आएगा नोटिस कि जी आपने अपना टाइम पे रिटर्न नहीं भरी। फिर जब मैं वो रिटर्न भरूंगी लेट फीस के साथ। ठीक है,
तो नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39 और सेक्शन 44 और सेक्शन 45, अ नोटिस शैल बी इशूड requiring him to furnish such return within 15 days in such form and manner as may be prescribed। कि भई आप 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो जो आपने भरा नहीं है, मतलब जो आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है उसे आप फाइल कर दीजिए। नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर सेक्शन 46, पर्सन क्या होंगे, रजिस्टर्ड पर्सन होंगे। केस क्या होगा, फेल्स टू फर्निश रिटर्न अंडर 39, 44 और 45 के अंडर जिन्होंने अपना रिटर्न फर्निश नहीं किया है उनको नोटिस करेंगे, नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर टू फर्निश रिटर्न विद इन 15 डे, 15 दिन के अंदर अंदर अपना जो है रिटर्न है फाइल कर दो। और लेवी ऑफ लेट फीस, उन पे जो क्या लगाएंगे, लेट फीस लगाएंगे। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश रिटर्न लेट फीस कैन बी इम्पोज्ड ऑन दैट, तो उनके ऊपर जो लेट फीस लगाई जाएगी। एंड प्रोविजन रिलेटेड टू लेवी ऑफ लेट फीस आर गिवन एज बिलो। लेवी ऑफ लेट फीस सेक्शन 47, सेक्शन 41 बोलता है, 47 सब सेक्शन 1 बोलता है फेल्स टू फर्निश डिटेल्स और रिटर्न बाय द ड्यू डेट, ड्यू डेट तक उसने मतलब अपने मतलब रिटर्न नहीं भरे हैं। रिटर्न सेक्शन 47 सब सेक्शन 2 बोलता है फेल्स टू फर्निश द एनुअल रिटर्न बाय द ड्यू डेट। तो देखो दो रिटर्न होते हैं जिसने अपने नॉर्मल जो रिटर्न है वो ड्यू डेट तक नहीं भरे हैं, या फिर एक पर्सन वो आएगा जो सेक्शन 47(2) के अंडर आएगा जिसने अपना एनुअल रिटर्न भी ड्यू डेट तक नहीं भरा है, यानी 31 दिसंबर, जो हम जैसे मान लो अभी मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो अभी ये चल रहा है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 वाला, उसका जो एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट होगी वो 31 दिसंबर 2023 होगी। तो यानी कि अभी इस सिचुएशन में जो 47 सेक्शन 2 बोल रहा है, इस सिचुएशन में अगर हम 31 दिसंबर 2023 तक भी एनुअल रिटर्न नहीं भरेंगे तो क्या होगा। तो देखिए फेल्स टू फर्निश डिटेल्स और रिटर्न्स बाय द ड्यू डेट, ये हो गया मंथली वाला। सेक्शन 47 सबसेक्शन 1, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाईज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 37 और 38 और रिटर्न्स रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 और सेक्शन 45 बाय द ड्यू डेट शैल पे ए लेट फीस ऑफ 100 फॉर every day during which such failure continues subject to a maximum amount of 5,000। तो यानी कि जितने दिनों मतलब एक दिन की उसकी लेट फीस लगेगी 100 रुपये की, और जितने दिन तक वो लेट करता जाएगा और लास्ट 5,000 रुपये तक का जो है अमाउंट है वो बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम अमाउंट होगा 5,000 तक का। और वैसे 100 एक दिन का 100 जितनी जितनी लेट हो जाएगी, मान लो 10 दिन लेट कर दी तो 1,000 रुपये फीस लेट फीस भरनी पड़ेगी। और देख लो यहाँ पे फेल्स टू फर्निश डिटेल्स और रिटर्न बाय द ड्यू डेट, पर्सन होगा रजिस्टर्ड पर्सन। केस क्या होगा, भाई इसने अपना रिटर्न नहीं भरा है 30 सेक्शन 37, 8, 39, 45 के अंडर, तो पे ए लेट फीस जो कि होगी एवरी डे, जो भी फेलियर कॉन्टीन्यूस होगा एक दिन का 100 रुपये के हिसाब से, और जो मैक्सिमम अमाउंट रहेगा वो 5,000 तक का होगा। ठीक है, और जिसने एनुअल रिटर्न नहीं भरी है तो फेल्स टू फर्निश द एनुअल रिटर्न बाय द ड्यू डेट सेक्शन 47 सबसेक्शन 2, पर्सन होगा रजिस्टर्ड पर्सन इन केस फेल्स टू फर्निश एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 37 बाय द ड्यू डेट, जिसने एनुअल रिटर्न जो भरना भूल गया है ड्यू डेट के पहले तो पे लेट फीस 100 रुपये जो होगा एवरी सच फेलियर्स, यानी हर दिन का 100 रुपये लगेगा। और सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट 0.25% ऑफ हिज टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, और जो मैक्सिमम अमाउंट होगा उसके टर्नओवर का 0.25% होगा। ठीक है, अगेन क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस देयर ऑफ, सेक्शन 41 बोलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट ऑफ eligible input tax as self-assessed in his return, and such amount shall be credited on a provisional basis to his electronically credit ledger, जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसके अंदर वो क्रेडिट होगी। द क्रेडिट रेफर्ड टू इन सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 shall be utilized only for पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड आउटपुट टैक्स, और जो पेमेंट आएगी उसके अंदर वो सेल्फ असेस्ड आउटपुट टैक्स में से जो यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है
The claim of input tax credit and provisional acceptance thereof, entitled to take the credit, section 41 subsection 1, person होंगे registered person, और entitled to take self assessed credit of eligible input tax return, जो भाई क्या ले सकते हैं वो जो eligible input tax credit है उसको जो है उनकी जो अकाउंट में क्रेडिट होगा, और अमाउंट क्रेडिटेड होगा ऑन प्रोविजनल बेसिस टू हिज इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिट लेजर, और जो अमाउंट क्रेडिट होगा वो उनकी इलेक्ट्रॉनिकली जो बनाई हुई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसके अंदर वो अमाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। और यूटिलाइज कैसे करेंगे उस अमाउंट को, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 के अंदर, फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड आउटपुट टैक्स एज पर द रिटर्न, जो उसने आउटपुट टैक्स भरना है। देखो एक इनपुट टैक्स होता है जो रॉ मटेरियल जो लाया है उसके ऊपर जो उसने टैक्स दिया है वो टैक्स, और एक आउटपुट टैक्स जो उसने कलेक्ट किया है उसमें से वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, यूटिलाइजेशन कर लेंगे हम उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लेम, कुछ जो अदर प्रोविजंस थे फाइलिंग ऑफ रिटर्न के। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो आपको, तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।